हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी परसेंटेज सीरीज़ की तीसरी वीडियो है जिसमें हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि प्राइस ऑफ शुगर राइज बाई 20%, बाई हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डजेंट चेंज। यानी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी किसी प्रकार का उस पर एक्स्ट्रा खर्च ना बढ़े। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आराम से और बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे। तो हम ये मानते हैं कि जो उसका इनिशियल रेट रहा है स्टार्टिंग में, तो अभी जो खर्च कर रहा है वो कितना खर्च कर रहा है, 100 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है जी। और उसने क्या कहा है कि प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 20%, यानी अब हमारे पास में प्राइस कितना हो गया, 120 रुपये प्राइस हो गया। तो लेकिन उसे क्या करना है कि उसको जो बेस प्राइस है वो बढ़ाना नहीं है, जो 100 रुपये है वो 100 रुपये ही रखना है। यानी अगर 20% रेट बढ़ भी जाता है तो वो क्या कर देगा, चीनी की खपत को कम कर देगा। तब उसको चीनी की खपत कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो प्राइस बढ़ा है वो कितने रुपए बढ़ा है, 20 रुपये बढ़कर इंक्रीज हुआ है हमारे पास में, ठीक है जी। तो यही 20 रुपये क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा उसका, ताकि जो प्राइस बेस प्राइस है उसका 100 रुपये ही रहे। तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो 20 रुपये घटाएगा और किस पे घटाएगा, 120 पे घटाएगा और गुणा में क्या कर देंगे हम, इसके 100 लगा देंगे। तो जो कटता है उसको कैंसिल करिए, 2 की टेल में 1 पे, ये 6 पे, 2 की टेल में 3 पे, और ये कितने में कट जाएगा, 50 पे। तो हमारे पास में क्या निकल कर आया, 50 बाई में 3। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 16 एंड 2/3% आ जाता है। आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है जी। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन रहने वाला है। अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो जो इसकी ट्रिक रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, तो देखिए, तो जब भी हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन है कि R% की वृद्धि हो रही है, यानी 20% की क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर एक ट्रिक लगाते हैं। कौन सी, R/R प्लस 100 गुणा में 100। और आप इस ट्रिक की हेल्प से बहुत ईजी तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक अप्लाई करवाते हैं। R कितने मेरे पास में, 20 प्लस में क्या करेंगे हम, इसमें 100 करेंगे, और इनटू में कितना पड़ा है हमारे पास में 100। तो कितना आ जाएगा, 20 बाई में 120 और गुणा में क्या आ जाएगा, 100। तो क्या बना, अगेन वही हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसको 6 पे कैंसिल करेंगे, इसको 3 पर, और ये हमारे पास में 50 पे। तो हमारा जो बनकर तैयार होगा वो कितना होगा, 50 बाई में 3, यानी 16 एंड 2/3% हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा कि हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो मूल्य में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 20% की इंक्रीमेंट हुई है। यानी क्या हुआ है, 20% की वृद्धि हुई है। यानी 20% की वृद्धि किस पे, 100 पे। यानी अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 1/5। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 5 था वो मेरे पास में एक इनिशियल प्राइस था, यानी जो आरंभिक मूल्य रहने वाला है, और जो 1 है वो क्या रहने वाला है, एक इंक्रीमेंट वैल्यू रहने वाली है। यानी जो भी मूल्य में हमारे पास में वृद्धि हुई है वो 1 रहने वाले हैं। तो अगर मैं इसको सही ढंग से अरेंज करूं तो मेरे को क्या पता चलेगा कि इनिशियल प्राइस 5 था, लेकिन इंक्रीमेंट होने के बाद में जो प्राइस आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रेट बढ़ा है वो कितना हुआ है, 1 रुपया इंक्रीज हुआ है। तो हमें इनिशियल प्राइस ही रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1 रुपये की तो कमी करनी पड़ेगी। लेकिन जो 1 रुपये की कमी है वो इस बार किसके ऊपर करनी पड़ेगी, हमें 6 के ऊपर करनी पड़ेगी। और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुना में 100। आप क्या कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 की टेल में 3 पे और 2 की टेल में 50 पे। तो अगेन हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 50/3 सॉरी। तो आंसर बन जाएगा 16 एंड 2/3%। तो इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते थे और वो हमने आपको करवाया।
इस बार हम आपके लिए सीरीज के अंत के अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, ताकि हमें ये पता चले कि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उसका आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है और कितना आपको समझ आ रहा है। तो आप उन क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट्स डिक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। यानी एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो हमें ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करके देखते हैं कि क्या हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए कि एक पर्सन का जो इसमें वेतन है वो 100 रुपये है, ठीक है जी। तो पहली कंडीशन क्या है कि हमें इसके ऊपर इंक्रीमेंट देना है, कितने का, 20% का। अगर मैं 100 के ऊपर 20% का इंक्रीमेंट दूंगा तो आपको पता है कि 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपये ही होता है। तो 100 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 20 ही बनेगा। तो यानी अब जो न्यू वेतन आएगा उसका वो 120 रुपये हो जाएगा। लेकिन आगे क्या बोला गया, फिर 20% हमें क्या करना है, वेतन को दोबारा से डिक्रीज करना है। तो जो नई कंडीशन है उसमें क्या करना है, हमें 20% डिक्रीज करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 120 का 20% निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब 120 देखो, आप या तो क्या कर सकते हैं, 120 का 20% निकाल लीजिए, 24 आएगा, घटा दीजिए। और या फिर क्या बोला गया, 20% कम कर दिया गया। तो यानी जो अब एक्चुअल वैल्यू रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 80% रह जाएगी, और बाय में 100। तो मैंने क्या बोला अभी आपको कि आप क्या कर सकते हैं, 120 का 20% निकाल लीजिए पहले तो, ठीक है जी, 0 से 0। तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और इसको 120 में से घटा दीजिए और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 96, ठीक है जी। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा का सीधा 100 में से 20% घटा कर 80% आएगा, और 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 100 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएगी, और करूँगा तो 96। यानी आप जो परसेंट है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। चाहें तो आप इंडिविजुअल अलग अलग निकाल लीजिए, और चाहें आप सीधा 80% निकाल लीजिए। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमारे पास में सैलरी थी वो 100 रुपये थी। 20% का इंक्रीमेंट करने के बाद और 20% घटाने के बाद जो हमारी सैलरी आई है वो अब कितनी आई है, 96 आई है। तो यानी जो सैलरी के अंदर हमारे पास में डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है वो कितना, 4% का डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन ए रहने वाला है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करना चाहें तो इसके लिए हम 2 ट्रिक लगा सकते हैं। तो देखिए, एक ट्रिक जो काफ़ी पॉपुलर है वो ट्रिक क्या रहती है, वो ट्रिक ये रहती है कि x² बाय में आप 100 कर दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी सी बाउंडेशन आ जाती है कि ये ट्रिक केवल हम उसी जगह पे लगा सकते हैं कि जहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट है हमारे पास में वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखिए कैसे, जब रेट सेम रहती है तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं कि 20 का स्क्वायर कीजिए और बाय में क्या करेंगे आप, 100 कीजिए। अब आपको स्क्वायर का तो पता ही होगा ना कि 20 का स्क्वायर यानी जिसकी पावर जितनी होगी उसको उतनी ही बार इंटू किया जाएगा, यानी 20 को 20 से इंटू करना है। तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और बाय में कितना आ जाएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। तो यानी हमारे पास में जो 4% है तो 4% की डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। चलिए अब एक हम होलिस्टिक अप्रोच लगाते हैं कि हम बाउंडेड ना हो हमारी ट्रिक के अंदर। तो इसीलिए हमने एक और ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक में क्या रहने वाला है देखिए, तो उस ट्रिक में आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक में आप कर सकते हैं कि 100 प्लस में x और 100 माइनस में y, और बाय में क्या लगाएंगे आप, 100 लगाएंगे, ठीक है जी। ये जो ट्रिक बनाई है ये मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमें ये बोला गया पहले 20% बढ़ाना है फिर 20% घटाना है, तो हमने वही तो किया, पहले हम बढ़ा रहे हैं फिर घटा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि दोनों बढ़ाने हैं तो अब देखो हम यहाँ पे बाउंडेड नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, दोनों को प्लस प्लस कर सकते हैं। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि नहीं दोनों को घटाना है तो हम दोनों को घटा सकते हैं। तो इसलिए ये ट्रिक जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो देखिए क्या क्वेश्चन में बनेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या रहेगा कि 100 प्लस में 20% इंक्रीज करना है, ओके, और 100
माइनस 20% क्या करना हमें डिक्रीज करना है, दोनों के नीचे हमने कर दिया और बाय में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो क्या बनेगा 120 इंटू में कितना आ जाएगा 80 और बाय में कितना आ जाएगा हमारे पास में 100। तो जब मैं इंटू करूँगा तो क्या कर दीजिए आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और आपके पास में जो आंसर निकल कर आएगा वो 96 निकल कर आएगा। यानी जो इनिशियल प्राइस था वो कितना था आपके पास में 100 रुपये और अब कितना बना 96। तो यानी आपके पास में 4% की कमी हो गई है। तो इस क्वेश्चन को हम 3 ट्रिक से कर सकते थे, 3 तरीके से। एक तो मैंने आपको बेसिक बताया, जो ये ट्रिक है ये काफ़ी पॉपुलर ट्रिक है लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बाउंडेशन थी और वो मैंने बताई आपको। तो इसीलिए अगर आप इस ट्रिक को यूज करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है और आपको किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं रहने वाली है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ wheat enable Bhuvnesh to buy 5 kg more wheat for rate 320. The original rate in rupee per kilogram of wheat was। इन गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण भुवनेश 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, हमें ये बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए और इस क्वेश्चन में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप जो आरंभिक वैल्यू है और जो नया मूल्य है प्रति किलोग्राम का आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला था कि 20% की कमी के कारण 320 रुपये में 5 किलोग्राम चावल खरीद सकता है। यानी क्या कह सकते हैं हम कि 320 रुपये थे उसके पास में, पहले भी 320 रुपये में लेता होगा तो अब भी 320 में, लेकिन अब क्या हुआ कि 20% की कमी हो गई है तो हम यहाँ से 20% की कमी निकाल लेते हैं। तो 20% की कमी के कारण अब उसके पास में 64 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच रहे हैं। ठीक है जी। तो अब वो 64 का यूज कहाँ कर रहे हैं, 64 का यूज क्या कर रहे हैं, गेहूँ को खरीदने में कर रहे हैं। तो गेहूँ को खरीदने में कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं 64 बाई में 5। यानी अब हमें ये पता चला, क्या पता चला कि अब जो नया मूल्य रहने वाला है वो ये रहने वाला है, क्योंकि मैं 1 kg जो है उसका आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब ये जो अब ये है हमारे पास में नया मूल्य आ गया है कि अगर आपको न्यू प्राइस निकालने के लिए बोले तो आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे कि जो भी हमें अमाउंट दे रखा है उसका 20% या जो भी परसेंट दी गई है वो निकाल कर 1 किलो खरीद रहा है, 2 किलो खरीद रहा है, उसी से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमें इसका कुछ भी नहीं करना क्योंकि इसने हमसे नया मूल्य नहीं पूछा है, तो आरंभिक मूल्य पूछा यानी स्टार्टिंग में रेट क्या था। तो इसीलिए कोई महत्व नहीं बनता कि मैं इसको भाग करूं और पूरा पूरा उत्तर निकालूं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि ये जो रेट आया है तो ये रेट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रेट उसको रिप्रेजेंट करता है कि 20% कमी के बाद में जो भी रेट है ये वो रेट है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 20% की कमी के बाद में, यानी हम ये बोल सकते हैं कि 80% की जब कमी हुई तब नया मूल्य हमारे पास में इतना बना। तो 1 रहेगा तो नया मूल्य क्या रहेगा, तो नया मूल्य हमारे पास में कुछ ये रहने वाले हैं। ठीक है जी। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो स्टार्टिंग की वैल्यू निकालनी है। जो स्टार्टिंग की वैल्यू है उसमें तो किसी भी प्रकार के 20% की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी वो जो अमाउंट था वो तो हमारे पास में कैसा अमाउंट था, वो तो पूरा का पूरा 100% अमाउंट था। तो हमें ये बताना है कि 100% के ऊपर जो पहले अमाउंट था वो कितना था। तो आप क्या करेंगे, कैंसिल कर दीजिए 0 से 0। 8 की टेल में कितने भी हो जाएगा, ये 8 पे कैंसिल हो जाएगा और 5 की टेल में 10 कितने भी कैंसिल कर सकते हैं हम 2 पे। तो अब हमें क्या पता चला कि जब किसी प्रकार की कमी नहीं थी, कटौती नहीं थी, तो जो हमारे पास में गेहूं का रेट था वो कितना था 16 रुपये था। यानी ये जो हमारे पास में रेट आया है उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ओरिजिनल प्राइस है। यानी इसमें किसी प्रकार की कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपसे नया मूल्य पूछा गया है तो आप ये निकाल सकते हैं और आपसे पुराना मूल्य पूछा गया तो ये निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ क्या करना है क्वेश्चन में। अगर आपसे नया रेट पूछा गया तो कुछ अमाउंट दिया गया होगा आपको और ये बोला गया इसी अमाउंट के कारण इतने % की कमी में इतना अमाउंट जो भी है गेहूँ ज़्यादा खरीद सकता है। तो मैंने वो अमाउंट निकाला 20% यानी 64 रुपीज़।
यानी 64 रुपीज़ की अब उसको बचत हो रही है, लेकिन वो बचत में क्या कर रहा है, 5 किलो गेहूँ ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे को नया मूल्य नहीं पूछा गया था। बाई चांस आपसे नया मूल्य पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा नया मूल्य निकाल सकते हैं। लेकिन आगे क्या बोला गया, हमें पुराना मूल्य बताना था। तो ये जो नया मूल्य है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई ये तो 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमें किसका अमाउंट देना है, हमें तो अमाउंट 100% का देना है। तो 100% का अमाउंट देना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले 1 का निकालेंगे। 100% निकालने के लिए हमने कैंसिल किया और हमारे पास में 16 रुपया आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम बहुत ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज reduced by 25% but the daily sale of the article is increased by 30%. The net effect on the daily sale receipt is, यानी एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई, लेकिन उसकी प्रतिदिन की बिक्री क्या होगी, 30% बढ़ जाएगी। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर रेट कम हो जाता है तो रेट कम होने के कारण क्या लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, और जैसे ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो उसकी क्या होगी, सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करें, कॉमन सेंस से करें, तो आई थिंक सो आपके लिए काफ़ी ईजी रहने वाला है। क्योंकि सभी क्वेश्चन में अगर आप ट्रिक का ही सोचेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक कई क्वेश्चन के लिए ट्रिक जो है काफ़ी क्वेश्चन के लिए सही नहीं रहती है। तो इसको हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, और बेसिक तरीका भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। सपोज करो कि हमारे पास में वस्तु का जो मूल्य था ना, वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपये था। ओके, और 100 रुपये में वो 100 ही वस्तु को क्या कर रहा था, बेच रहा था। इतनी बात समझाएंगे। यानी ये हमारे पास में क्या है, ये तो हमारे पास में आर्टिकल है। ओके, और ये हमारे पास में क्या रहने वाला है, इसका अमाउंट रहने वाला है। यानी जब अमाउंट 100 रुपये था तो वो आर्टिकल क्या कर रहा था, 100 आर्टिकल बेच रहा था, यानी एक का अमाउंट 100 रुपये था। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि वस्तु के मूल्य में आप कमी कर दीजिए, कितना, 25%। अब हमें क्या करना है, अमाउंट में कमी कर देनी है, और कितनी, 25% की कमी कर देनी है। लो जी, मैंने 25% की कमी कर दी। तो जैसे करूँगा तो मेरा अमाउंट जो होगा वो कितना आ जाएगा, 75 रुपये। तो जैसे ही हमारे पास में क्या हो गया, अमाउंट में कमी देखने को मिली, तो उसका सेल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो सेल पे उसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि सेल जो थी वो क्या हो गई है, 30% इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हो गई है, 30। यानी पहले लोग सेल करते थे 100 आर्टिकल की, लेकिन अब कितने की करेंगे, 130 आर्टिकल की सेल परचेज कर रहे हैं। हमारे पास में सेल भी कर रहे हैं, साथ में खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले जो टोटल अमाउंट मिलता था, यानी 100 आर्टिकल को बेचकर, तो आप कहेंगे सर उस समय जो आर्टिकल 100 बेचकर हमें अमाउंट मिलता था वो 10,000 रुपीज़ मिलता था। तो अब हमारे पास में कितना अमाउंट आएगा, तो आप इसकी क्या कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 9750। यानी पहले हमें कितना अमाउंट मिल रहा था, 10,000, और अब हमारे पास में कितना है, मिल रहा है 9,750 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो अब देखो हमारे पास में क्या हुआ है, हमारे पास में तो कमी हो गई है। अगर कमी हो गई है तो आप क्या करेंगे, कितने की कमी हुई है, घटाकर निकाल दीजिए। यानी 250 रुपये की कमी हो गई है। तभी मैं कह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से ना देखें, बेसिक तरीके से देखें। अब आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कितना इजी तरीके से सोल्व हो रहा है आपके पास में। ओके, तो अब हमें पता चला कितने की कमी हुई है, 250 रुपये की। तो 250 रुपये की कमी किसके ऊपर हुई है, 10,000 रुपीज़ के ऊपर हुई है। और गुना में क्या करेंगे, हम 100 लगा देंगे और कैंसिल कर देते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो। हमारे पास में क्या बचा, 25/10। अगर मैं इसको सोल्व करूं सही ढंग से तो क्या आ जाएगा, 2.5%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कई जगह पे ऐसा भी लिखा होता है, तो ये भी हमारे पास में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2.5 को ही रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या बोला गया, इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज increase by 15% and the radius of its base is decreased by 10%, then the percentage change in curved surface area is। यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो हमें ये बताना है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से हम क्या करते हैं, फिगर को देख लेते हैं कि हमारे पास में जो फिगर होती है वो क्या रहने वाली है। तो जो सिलेंडर है वो हमारे पास में एक इस टाइप की फिगर रहने वाली, हम बना लेते हैं। सही तो नहीं बन रहा वैसे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास में सिलेंडर रहता है। इसमें क्या होती है, ये जो है इसकी ये हाइट, और ये हमारे पास में क्या रहती है, रेडियस रहती है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम क्या समझ लेते हैं, थोड़ा सा सिलेंडर के बारे में जान लेते हैं कि सिलेंडर में क्या होता है। आपने कभी पाइप देखी होगी, जो आप घरों के अंदर जो छत का पानी होता है, बरसाती पानी होता है, उसको बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो पाइप कैसी होती है, तो आप सभी देख सकते हैं कि जो पाइप होती है वो दोनों तरफ से खुली होती है। ओके, तो और वो भी क्या होता है, हमारे पास में एक सिलेंडर का रूप ही होता है। ओके, तो जब हम इसका एरिया निकालने के लिए बोला जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, इसके लिए यूज करते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी सी एस से निकालते हैं। और जो सी एस से होता है वो हमारे पास में क्या होता है, 2πr/h होता है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया। तो यानी अब हमें ये पता चला कि जो कर्व सरफेस एरिया रहने वाला है वो किसका रहने वाला है, वो बस इस एरिया का रहने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ये पाइप होती है ये कैसी होती है, ये तो हमारे पास में अंदर से खोखली होती है, यानी हम इसके अंदर से अगर हाथ डालना चाहें या कुछ भी निकालना चाहें आराम से निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन वहीं पे अगर ये कर दिया जाए कि मैं इस साइड को बंद कर देता हूँ, ओके, इस साइड को बंद कर दे, जो मैथ है उसमें फॉर्मूले बहुत इजी रहते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझे ना तो फॉर्मूला बनाना बहुत आसान रहता है। अगर कोई आपको यूँ कह दे कि नहीं भाई आपको इस साइड से बंद करना है, तो जैसे सपोज करिए कि आपके पास में कई गिलास होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा फ्रस्टम के, कि कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि गिलास तो सर ऐसा होता है और वो तो हमारे पास में एक फ्रस्टम बन जाता है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक सिंपल से गिलास की, जो बिल्कुल एक सिलेंडर के टाइप का होता है, ठीक है जी, इस टाइप का। तो गिलास में आपने क्या देखा होगा, गिलास में आपने देखा होगा कि नीचे से जो इसका बेस होता है ये वाला, ये तो बंद होता है, लेकिन जो ऊपर वाला भाग होता है ये ओपन होता है, ताकि हम क्या कर सकें, इसके ऊपर से पानी डाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरे को इसी गिलास का एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो अब ये तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जस्ट फिगर को समझना है। जितना फिगर को समझेंगे, जितना आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही आपका ध्यान, आपका मैथ के अंदर ध्यान बढ़ता जाएगा। तो देखिए, अगर आप कहें तो 2πr/h, तो ये एरिया किसका था, ये एरिया तब था कि जब हमारे पास में जो पाइप थी वो दोनों साइड से ओपन थी। लेकिन अब आप गिलास के बारे में देखें तो आपको ये पता चलेगा जो गिलास है वो बेस से बंद होता है। अगर बेस से बंद होता है तो उसके नीचे क्या लगा होता है, उसके नीचे तो एक सर्कल लगा होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। आप क्या कर दीजिए, इसके अंदर जोड़ दीजिए, और जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास में एक ऐसा एरिया आ जाएगा कि सिलेंडर एक साइड से ओपन होगा और दूसरे साइड से क्या होगा, हमारे पास में बंद होगा। और इस क्वेश्चन को आप बनाना चाहें फॉर्मूले को, तो आप क्या कर सकते हैं, πr कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में πr आ रहा है। तो अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास में अंदर बन जाएगा 2h प्लस में r। तो ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसी फिगर की जो क्या होती है, हमारे पास में दोनों तरफ से बंद होती है। तो एक ऐसा सिलेंडर ले लीजिए कि जो आपके पास में दोनों तरफ से बंद है, और आपके सामने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल रहने वाले हैं कि जो सिलेंडर दोनों साइड से बंद होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मोर्टल पेस्टल होता है, जो उसका कुंडी सोटा बोलते हैं, उसको कूटने के लिए यूज किया जाता है, और वो क्या होता है, वो हमारे पास में दोनों तरफ से बंद होता है। ठीक है जी, यहाँ से ही बंद होगा और यहाँ से ही बंद होगा। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्वेश्चन को क्या समझा कि जो 2πr/h होता है, जो 2πr/h होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, वो तो केवल हमारे पास में इसके बाहर बाहर की बाउंड्री का होता है, और ये उस साइड उस समय दोनों तरफ से ओपन होता है। अगर ये दोनों तरफ से ओपन होगा तो हमारे पास में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हमने गिलास की बात की, तो गिलास में क्या था, गिलास में हमने इसको नीचे से बंद किया हुआ था, तो इसलिए हमने πr² लगाया। लेकिन इस कंडीशन में हमने क्या किया, इसको तो हमने दोनों तरफ से ही बंद कर दिया है। अगर दोनों तरफ से बंद कर दिया तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक और सर्कल लगा दिया, तो यानी 2πr² आ जाएगा। आपको पता होगा ना कि एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास में क्या रहता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। अब क्या कर देंगे, हम इसको जोड़ देंगे, तो 2πr/h प्लस में क्या बन जाएगा, 2πr²।
और हम इसमें से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, एक तो 2 कॉमन निकलेगा। कॉमन निकालना आता होगा आपको। कॉमन हम वही चीज़ निकालते हैं जो कि दोनों में होती है। देखो इसमें भी पाई आ रहा है और इसमें भी पाई आ रहा है, तो क्या देगा, आ जाएगा साथ में पाई बाहर आ जाएगा। इसमें एक आर है और इसमें एक आर है, यानी जो छोटी वैल्यू होती है ना उसी को ही आपने बाहर निकालना है, बड़ी वैल्यू को नहीं निकालना। तो उस साइड से क्या बच जाएगा, एच प्लस में आर। और इस फॉर्मूले के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ये फार्मूला जो होता है ये हमारे पास में टी एस से होता है, किसका, सिलेंडर का, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रहता है। देखिए क्वेश्चन परसेंटेज का चल रहा था, लेकिन साथ साथ में हमने क्या कर दिया, 3D लाकर आपको सिलेंडर भी बहुत अच्छे से समझा दिया। तो लगे हाथ हम क्या करते हैं, वॉल्यूम भी बता देते हैं। देखो वॉल्यूम को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और वॉल्यूम बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखो एक सर्कल है, सर्कल क्या होता है भाई, 2D फिगर होती है जिसमें आर होती है। ओके, अगर हम इसमें कोई पानी डालेंगे तो आपको पता है वो तो बाहर बह जाएगा। अगर हमें कोई भी लिक्विड डालना है या कोई भी चीज़ इकट्ठी करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें उसको हाइट देनी होती है। अगर मैं इसको हाइट दे देता हूँ, ठीक है जी, तो जैसे ही मैं इसको हाइट दे दूंगा क्या, पाई आर स्क्वायर, और जैसे ही सर्कल को हाइट दी जाएगी तो उसके अंदर हम क्या कर पाएंगे, लिक्विड को बहुत अच्छे से डाल पाएंगे। और जैसे ही डाल पाएंगे तो देख लीजिए आपके सामने सिलेंडर बन गया। तो हमें क्या करना है, सर्कल के साथ में बस एच को इनटू करना है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास में इसके फॉर्मूले थे। चलिए हमने सिलेंडर के बारे में तो पढ़ लिया और देख भी लिया कि हमारे पास में क्या फॉर्मूला कैसे यूज होने वाला है। तो अभी हमने क्या देखा कि इसमें हमें क्या निकालना है, इसका सी एस ए निकालना है। और सी एस ए का फॉर्मूला क्या था, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या रहने वाला था, 2 पाई आर एच। तो ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला रहने वाला था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 2 टर्म यूज होने वाली हैं। तो 2 टर्म कौन सी यूज होने वाली है, एक तो आर और एक एच। तो एक बार आप क्या कर लीजिए, दोनों को 100 ही लेट कर लीजिए, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं लेना, कुछ कम नहीं लेना, दोनों को हम क्या करते हैं 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अगर मैं इसका सी एस से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई, पाई को पाई रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। आर की जगह पे 100 कर दीजिए और एच की जगह पे भी आप क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास में 20,000 एच पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडीशन की। अब कंडीशन लगवाते हैं, कंडीशन में क्या बोला गया। तो जो कंडीशन है उसका तो सी एस से भी एक नया रहने वाला है। तो फॉर्मूला तो हम यही रखेंगे 2 पाई आर एच, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो क्या बोला गया है कि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है। तो हमें क्या करना है, जो हाइट रहने वाली है उसमें प्लस करना है कितना, 15%। तो अगर 15% इंक्रीमेंट करूँगा तो यानी नई जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 115 सेंटीमीटर आ जाएगी। और जो रेडियस है, रेडियस को क्या करना है, मेरे को 10% डिक्रीज करना है, यानी घटाना है। तो यानी क्या करना है, हमें 10% घटाना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो भाई 90 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में नई वैल्यू आ चुकी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी ये जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू कंडीशन आई है हमारे पास में। हम इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो अभी मैंने बोला कि पाई को आपको पाई ही रखना है, लेकिन इस बार आर की जगह पे कितना आ जाएगा 90 और एच की जगह पे कितना आ जाएगा, सॉरी 115। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 20,700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए हमारे पास में नया कर्व सरफेस एरिया आ गया है। ओके, तो इसने क्या पूछा था कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तब आप देख सकते हैं भाई कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। तो कितना प्रतिशत परिवर्तन लिया इसने भाई, 20,700 में से आप क्या कर दीजिए, पाई में से घटा दीजिए 20,000 पाई। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, हम कह देंगे भाई 700 पाई एक्स्ट्रा आ गया। ओके, तो ये जो 700 पाई एक्स्ट्रा आया है, तो ये 700 पाई एक्स्ट्रा किसके ऊपर आया, तो हमें तो प्रतिशत बताना है कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो हम कह देंगे भाई 700 पाई का परिवर्तन हुआ है। ओके, किसके ऊपर परिवर्तन हुआ है, ये तो भाई 20,000 पाई के ऊपर परिवर्तन हुआ है। और गुना में क्या कर देंगे, 100 लगा देंगे। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई खत्म हो गया, 4 जीरो से आप 4 जीरो काट दीजिए, क्या बना 7/2 बना। और बहुत आराम से हम कह सकते हैं कि 3.5% हमारे पास में जो कि है चेंज रहने वाला है। तो ये हमारे पास में चेंज हो गया। तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ,
तो देखिए भाई इंक्रीज हुआ था हमारा, तो क्या आ जाएगा 3.5%। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिक से करना चाहूँ तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। चलिए देखिए ट्रिक से क्या होगा हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी हम CSA वगैरह तो आपको पता ही होगा ना, इसका CSA क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इस बार मैं डायग्राम वगैरह नहीं बना रहा हूँ, सिंपल सा कर रहे हैं। तो CSA तो आपको पता ही होगा 2πr/h रहने वाला है, और हम इसका यूज भी नहीं करेंगे, हम इसके बिना भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो हाइट है हमारे पास में वो क्या हुई है, वो तो इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है, 15%। तो अब आपको पता होगा ना 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/20 भी लिख सकते हैं, और जिनको नहीं लिखना तब वो ऐसे लिख के देख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो क्या आ जाएगा 3/20। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई पहले तो 20 थे, अब 20 भी कितने की इंक्रीमेंट हुई है, +3 हुई है। ओके, अब रेडियस की बात करें तो रेडियस की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई रेडियस तो हमारे पास में डिक्रीज़ हुई है। रेडियस क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। कितने %, 10% हुई है। तो 10% निकाल लेते हैं। तो 10% जब मैं निकालता हूँ तो मेरे को क्या पता चलेगा कि ये मेरे पास में 1/10 हुई है, यानी 10 पर 1 का कमी देखने को मिलेगी हमें। तो स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं भाई। तो क्या होगा, रेडियस की बात करते हैं। तो रेडियस हम क्या कहेंगे, सपोज करिए कि पहले 10 थे, अभी हमें पता चला ना कि 10 पे कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो पहले 10 थे, तो जो नई रेडियस आएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और वहीं पे हम अगर हाइट की बात करें तो हाइट क्या हो जाएगी, तो हमारे पास में हाइट जो स्टार्टिंग में थी वो तो हमारे पास में कितनी थी, 20 थी। लेकिन अब जो हाइट है उसमें तो भाई इंक्रीमेंट हो रही है, कितने की, 3 की। तो पहले 20 थी, लेकिन अब कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में दोनों की दोनों जो नई और इनिशियल वैल्यू है वो दोनों की दोनों आ चुकी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही होता है 2πr/h। तो अब देखो 2π और 2π तो दोनों में आने वाला है, यानी अगर मैं इसके अंदर आपको लगा के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, 2πr/h और 2πr/h ये रहने वाला है। तो दोनों में 2π तो आएगा ही। तो हम क्या करते हैं, 2π से 2π पहले ही उड़ा देते हैं। तो 10 के 20 से अगर मैं इंटू करूँगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, 200। और 23 के अगर मैं 9 से इंटू करूँगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 207। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो वही चीज़ हमारे पास में दोबारा से आ गई है, इंक्रीज हुआ है भाई 7 का। कितना इंक्रीज हुआ हमारे पास में, 7 का। और ये 7 का जो इंक्रीज हुआ है ये किस पे हुआ है, ये तो 200 पे हुआ है। और परसेंट निकालने के लिए मैं गुणा में क्या कर दूंगा, 100 लगा दूंगा। तो मेरे पास में क्या बना, 7/2 बना। और देखिए हमारा आंसर फिर से 3.5 आ गया। तो इस बार कहेंगे ना आप इंक्रीज हुआ है हमारा, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 3.5% इंक्रीज हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते थे और हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, बट मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि आप जितना बेसिक तरीके से करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आई थिंक सो आप ट्रिक में नहीं कर सकते। क्योंकि ट्रिक में आप क्या करेंगे, बाउंडेड रहते हैं, कोई नई बात नहीं सोच सकते, अपना दिमाग नहीं लगा सकते। तो इसलिए जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सोल्व करने की ट्राई करिए। क्योंकि अगर आप बेसिक से करते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ में आप 4 अलग क्वेश्चन भी कर पाओगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो 3rd सीरीज़ है। और उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। और हमने इस बार आपके लिए क्या रखा है, एक टेस्ट भी रखा है, और आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उस टेस्ट के आंसर भी लगाने हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल्स बाय 20 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। क्या बोला गया कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। यानी पास होने के लिए भाई कितने चाहिए, 40% नंबर चाहिए थे। और भाई को कितने मिले, एक प्रतियोगी को केवल 220 अंक ही मिले। और भाई कितने से फेल हो गया, हमारे पास में 20 अंक से फेल हो गया। तो बताना हमें परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी टोटल अंक कितने थे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है। अभी मैंने देखो आपको पहले बोला कि जितना आप दिमाग बेसिक के अंदर लगाएंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे कि किस प्रकार से हम बेसिक तरीके से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया कि उसने स्पेशली मेंशन ही कर दिया कि भाई अगर आपको पास होना है तो 40% ले आओ और आपको पास कर देंगे।
लेकिन वहीं पे हमारे भाई साहब थे हमारी तरह। ओके, ये बेचारे स्टार्टिंग में तो पढ़े नहीं, लेकिन अब पेपर में फेल हो गए। क्या हुआ, इनके नंबर आ गए 220। लेकिन अब इसको अगर थोड़ा पढ़ा होता परसेंटेज वगैरह तो इसको पता चल जाता भाई 220 से काम नहीं चलेगा, आपको तो 40% चाहिए। तो अब थोड़ा आप अंदाज़ा लगाइए ये कितने नंबर से फेल हुआ। भाई सामने वाले इसके फ्रेंड्स ने बताया कि भाई आप तो 20 नंबर से फेल हो गए हैं भाई। तो 20 नंबर से फेल हो गए हैं, तो यानी ये हमारा भाई साहब अगर 240 नंबर लिया था तो क्या हो जाता, बहुत आराम से पास हो जाता। तो अगर अब आप थोड़ा बेसिक तरीके से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि 40% किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 240 को। तो हमें यहाँ पे बताना है कि टोटल मार्क्स कितने थे। क्या बताना है हमें यहाँ पे, टोटल मार्क्स बताना है। तो टोटल मार्क्स के लिए मैं क्या करता हूँ, x मान लेता हूँ। ठीक है जी, तो x का अगर मैं 40% निकालता, क्या करता, x का 40% निकालता तो मेरे पास में कितना आ जाता, 240। इस भाई को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारे पास में टोटल मार्क्स कितने थे, क्योंकि तभी तो फेल हो गया ये। तो हम क्या करते हैं, x का 40% निकाल, x का 40% कितना है, 240 है। बात समझ आ गई ना आप सभी को, क्या चीज़ था हमारे क्वेश्चन के अंदर। हमें क्वेश्चन में दोबारा बता देता हूँ क्या दिया गया, 40% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन जो ये भाई साहब हैं इनकी कितने हैं, 220 नंबर ही ले पाए हैं और 20 नंबर से फेल हो गया। अगर ये 20 नंबर और ले लेता तो भाई खुशी खुशी पास हो जाता, लेकिन अब ये देखो बेसन में, ये तो अभी भी आंसर है। ठीक है, उदास हो जा भाई। तो ये अब उदास हो गए, ठीक है, क्योंकि अब ये फेल हो गया हमारे पास में। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि टोटल मार्क्स कितने थे। तो टोटल मार्क्स निकालने तो क्या आ जाएगा, 240 गुणा में 100 बटा में 40 काट दीजिए तो क्या आ जाएगा 6, यानी टोटल नंबर कितने थे, 600। इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो अब आप कहेंगे सर ऑप्शन तो हमें साफ पता चल ही गया क्या है, बट फिर भी आपको लगाना तो आना चाहिए ना कि आप ऑप्शन से कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बारी बारी सारे के सारे क्वेश्चन उठा के ऑप्शन उठा के देख सकते हैं और अपना जो भी कंडीशन है वो अप्लाई करवा के देख सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया कि 40% पास होने के लिए चाहिए थे, तो कोई भी जो भी नंबर है उसका 40% निकाल के देख लो। ओके, तो देखो मैंने 600 का 40% निकाला तो कितना आ गया, 240। पास होने के लिए 240 चाहिए थे और ये तो भाई 20 नंबर से फेल हो गया। अब इसमें से 20 घटा के देख लो, जो भी आंसर आपका 220 बना देगा वही तो आपका आंसर होगा। आप 300 लगा के देख लीजिए, लेकिन 300 में तो ऐसा कुछ बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसका 40% निकाल लूँगा तो 300 का तो 40% 120 आ गया, यानी पास होने के लिए 120 चाहिए थे, अगर 20 घटा दो तो 100। लेकिन हमें कितना चाहिए था, हमें तो ऊपर कितना चाहिए भाई, 220 चाहिए, तो ये 220 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिक के साथ साथ में अगर आप बेसिक से करते हैं ना तो आपको ऑप्शन से क्वेश्चन निकालना बहुत इजीली आ जाएगा। हाँ, आप ऑप्शन से सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से वही मतलब कैंडिडेट लगा पाएगा। क्योंकि जो बेसिक है, बेसिक हमें ये बताता है कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और जो ऑप्शन है वो हमें ये बताता है कि हम क्वेश्चन को उल्टा कैसे करते हैं, क्योंकि और ये तो वही लगा पाएगा ना जो ट्रिक के भरोसे नहीं बैठा है। तो चलिए, आज हमने आपके लिए एक नई बात स्टार्ट की है हमारे क्वेश्चन में। इस बार हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपकी सीरीज़ पे पहली बार डाले गए हैं, और आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन के आंसर ज़रूर करेंगे और हमें बताएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर हमें देते हैं तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने जो भी सीरीज़ करवा रहे हैं उसका बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए भी प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।